नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहाँ हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। देश में मैन्युफैक्चरिंग का चेहरा तेजी से बदल रहा है और इसी बदलाव को लीड कर रही है मुंबई बेस्ड कारखाना.io। कभी एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से शुरुआत हुई कारखाना.io आज भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी कहानी बन चुकी है। मुंबई से चलने वाली ये कंपनी अब एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल डिवाइस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बना रही है। मेक इन इंडिया के विजन को हकीकत में बदल रही कारखाना.io अगले 12 महीनों में अपने रेवेन्यू को 100 करोड़ से 200 करोड़ तक पहुंचाने के लक्ष्य के ओर काम कर रही है। तो कैसी है कारखाना.io की ग्रोथ जर्नी और क्या है भारत की ग्लोबल ईएमएस वैल्यू चेन में इसकी भूमिका, इसे जानेंगे कारखाना.io के पीछे काम कर रही कंपनी की फाउंडर सोनम मोटवानी से। सोनम जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और आवाज एंटरप्रेन्योर में। सबसे पहला सवाल तो आपने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, वहाँ पे रेस कार्स बनाए और अब एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप चला रही है। ये जर्नी कैसे रही, कैसे शुरुआत किया आपने, वो इनिशियल डेज कैसे थे? श्रेया, इंजीनियरिंग मुझे बहुत पसंद है एंड मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, लेकिन मेरा फर्स्ट जॉब जो था वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल में था, जहाँ पर मैं इंजीनियरिंग सप्लाई चेन में काम करती थी। मैंने 2 बिजनेस यूनिट्स में वहाँ ओवर अ स्पैन ऑफ 3.5 years काम किया। इनिशियली हेयर केयर और स्किन केयर सेगमेंट में और फिर सैनिटरी नैपकिन बिजनेस में। एंड इस रोल में मेरा जो मेन असाइनमेंट था, वहाँ पर मैं इस चीज़ पर काम कर रही थी कि किस तरह से जो कंपोनेंट्स अभी कंपनी इंपोर्ट करती थी, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग लाइंस में जाते थे, उन कंपोनेंट्स के लिए कैसे हम इंडिया में सप्लाई चेन डेवलप कर सके। और जब मैं उस असाइनमेंट पर काम कर रही थी, तब मुझे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ पर बॉटलनेक्स आते हैं, उन चीज़ों का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला। हम कोशिश कर रहे थे उन इम्पोर्ट बेस्ड कंपोनेंट्स को यहाँ बनाने के लिए, जो जिस समय में हम करना चाहते थे वो ना हो पाया। और उस वजह से मुझे लगा कि ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व करना चाहूँगी। और तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे हेड ऑन इस चीज़ को सॉल्व करना है तो खुद मैन्युफैक्चरिंग में घुसना पड़ेगा। और इस तरह से कारखाना.io की शुरुआत हुई। मैंने सोचा नहीं था कि मैं मैन्युफैक्चरिंग में खुद का बिजनेस शुरू करूँगी, पर कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए, उनकी वजह से मैंने कारखाना.io शुरू किया। ओके, इंटरेस्टिंग सोनम। लेकिन जो सबसे पहले आज कारखाना.io को सुन रहा हो, तो सिंपल शब्दों में आप क्या बताएंगे कि कारखाना.io क्या करती है? कारखाना.io आज एक कस्टम मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां हम OEMs और टेक्नोलॉजी कंपनीज को एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जब कोई भी कंपनी अपना नया प्रोडक्ट स्केल करना चाहती है, अपने पायलट बैच से थाउजेंड्स मिलियंस यूनिट्स बनाना चाहती है, तो वो जो पूरी जर्नी है, उस पूरी जर्नी को हम ओन करते हैं और उनको एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं, पूरा प्रोडक्ट के लिए कैसे हम सोल्यूशन दें, वो कारखाना.io प्लेटफॉर्म है। इंटरेस्टिंग। सोनम, मेरे पहले के क्वेश्चन में आपने जवाब दिया कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको दिखी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। एक प्रॉब्लम जो आपको लगा कि ये तो फिक्स करना ज़रूरी है, वो कौन सी प्रॉब्लम रही? तो जब 7 साल पहले मैंने कारखाना.io की शुरुआत की, तब की इकोसिस्टम की मैं अगर बात करूं, तो इंडिया में हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ही मुश्किल काम था। और उसके काफ़ी रीजंस हैं। एक तो ये कि या तो बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं या बहुत ही छोटे मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर्स हैं। 80 to 90% मैन्युफैक्चरिंग जो है वो MSMEs के थ्रू होती है। तो इस केस में क्या होता है कि जो स्टार्टअप्स हैं या मिड साइज्ड कंपनीज हैं, उनको हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग वेंडर के साथ काम करना पड़ता है, जिससे कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं मिलती। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो जब इस तरह का इकोसिस्टम है, तो ना आपको स्केल मिल पाता है और ना स्पीड मिल पाती है। तो इन दोनों चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करें, ये एक सबसे
बड़ा मुद्दा था जो हम टैकल करना चाहते थे, और उसी तरह से हमने अपने प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया। अभी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है सोनम, कहाँ काम करती हैं? तो कारखाना.io बॉम्बे और बेंगलोर से ऑपरेट करता है, और हमारी टीम्स दोनों शहरों में मौजूद है। लेकिन हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है आज की तारीख में, खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेंगलोर में हमने एस्टैब्लिश की है। ओके, आप पहले फुल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में नहीं थी, लेकिन अब आप फुल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आ गए हैं, जैसा कि आपने मेंशन भी किया। पार्ट से लेके कंप्लीट प्रोडक्ट बनाने तक ये मूव कैसा रहा, ये शिफ्ट क्यों किया? तो जब हमने शुरुआत की, हम कंपोनेंट्स सप्लाई करते थे, और हमारा जो मॉडल था वो एक एग्रीगेटर मॉडल था, जहाँ पे हम कॉस्ट, क्वालिटी और डिलीवरी तो ओन करते थे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे सप्लायर्स पे रिलाई करते थे। और जैसे जैसे हमारे कस्टमर बेस स्टार्टअप से बड़े कस्टमर्स की तरफ बढ़ने लगे, उनकी भी ग्रोथ हो रही थी, तब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि कस्टमर को चाहिए कि हम पूरे प्रोडक्ट का उनको सोल्यूशन दें। सिर्फ कंपोनेंट्स से जो है वो स्केल नहीं आ पा रही थी। और अगर हम आज का कोई भी आधुनिक प्रोडक्ट देखें, उसमें 60 to 70% कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। सो ये एक बहुत मेजर रीज़न था जिसकी वजह से हमने सिर्फ मैकेनिकल कंपोनेंट से एक्सपैंड करके इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटर करने का डिसीजन लिया, और हमारी सप्लाई चेन में इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सप्लायर्स को जोड़ा, और जिससे हमें एबिलिटी मिली कि हम सिर्फ कंपोनेंट्स नहीं, पूरा प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे सकें। थोड़ा और सोनम, क्योंकि काफ़ी दर्शक हमसे सुनते हैं हमें, तो चैलेंजेस को काफ़ी ध्यान से सुनना चाहता है, क्योंकि जब शुरुआत होती है कोई स्टार्टअप की तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस लोग फेस करते हैं। आपने इनिशियल डेज में कौन से चैलेंजेस फेस किए आपने, जो अभी आपको बहुत काम दे रही है? जैसे मैंने कहा कि मजॉरिटी ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है हमारा, वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, और सप्लाई चेन काफ़ी फ्रैगमेंटेड है। तो इस केस में अगर हमें कोई भी चीज़ स्टैंडर्डाइज करनी है, कोई प्रोसेस सेटअप करना है जिससे हम कंसिस्टेंटली लार्ज कंपनीज़ को क्वालिटी डिलीवर कर सके, वो स्टैंडर्डाइजेशन लाना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी प्रोसेस सेट करते हो एक कंपनी में एस्टैब्लिश करना आसान है, लेकिन अगर आपको वो 100 सप्लायर्स में सेम प्रोसेस एस्टैब्लिश करना है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है। और क्योंकि हम भी जब एक स्टार्टअप थे, तो ये इंश्योर करना कि हम वो स्टैंडर्डाइजेशन सारे सप्लायर्स के अक्रॉस ला सके, वो आसान नहीं था। और इस चीज़ में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किस तरह से हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को अडॉप्ट करना आसान हो। बड़े महंगे डिजिटल सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये सोच पाना कि कोई कंपनी और कोई सप्लायर जो 2 से 5 करोड़ का बिजनेस करता है आज की तारीख में, वो किस तरह के टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे, उनका वर्कफोर्स वो टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट कर पाएगा, रोज़ की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर पाएगा, जिससे हम सिर्फ एक सप्लायर के यहाँ नहीं, हंड्रेड्स ऑफ सप्लायर्स के यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन ला सकें। उसके लिए हमें एकदम ग्राउंड लेवल पर जाके प्रॉब्लम को समझना पड़ा। पहले हर चीज़ खुद मैन्युअली करनी पड़ी, जिससे हमें समझ आया कि हम किस तरह से ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो कोई एक नॉर्मल मशीन ऑपरेटर यूज़ कर सके, और सिर्फ एक बार नहीं, हर रोज़ अपनी मैन्युफैक्चरिंग में अडॉप्ट करें, और वो उनके लिए किफ़ायती भी हो, जहाँ वो देखें कि उनके बिजनेस में इमीडिएट इम्पैक्ट आ रहा है। तो शुरुआत में ये हमारा सबसे बड़ा सल्यूशन था सप्लाई चेन के लिए। और जब हम एग्रीगेटर की तरह काम करते थे, उससे हमें स्केल मिली जहाँ हम अभी पहुंच पाए हैं। ओके, चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज़ एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज़ पर। करंट EMS फैसिलिटी के बारे में बताएं, अभी कितनी कैपेसिटी है, किस लेवल पर काम कर रही हैं आप? तो अभी मैं पहले बताना चाहूँगी कि क्यों हमने खुद की EMS फैसिलिटी की तरफ जाने का निर्णय लिया। तो जब हम एग्रीगेटर की तरह काम कर रहे थे, उससे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी, स्टार्टअप्स को स्केल करने में आसानी होती थी। लेकिन जब हम लार्ज कस्टमर्स की तरफ बढ़ रहे थे और हमारी ग्रोथ उधर हो रही थी, उन कस्टमर्स को चाहिए था कि हमारा लार्ज वॉल्यूम पे
ज़्यादा कंट्रोल हो और जितने भी प्रोसेसेस हैं, जो भी क्वालिटी टेस्टिंग, ये सब तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो हम खुद ओन करें। तो इसीलिए हमें हमारा मॉडल शिफ्ट करना पड़ा। सिर्फ एग्रीगेटर ना रह के खुद की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने का हमने डिसीजन लिया। और वहाँ पे हमें समझ आया कि दो चीज़ें जो बहुत क्रिटिकल हैं, एक है पूरा इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी वोलेटिलिटी होती है, वो हमें खुद ओन करना चाहिए। और दूसरा है पूरा प्रोडक्ट का असेंबली और टेस्टिंग, जिससे हम ये इंश्योर कर पाएंगे जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उस पे हमारा बहुत टाइट कंट्रोल है, और कस्टमर के पास जब वो प्रोडक्ट पहुंचता है वो फुल प्रूफ है और उनके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बना है, और वहाँ हमने फर्स्ट हैंड ये हम इंश्योर कर पाए हैं। तो इसके साथ EMS हमने EMS में कैपेबिलिटी डेवलप की, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा पिलर है। एंड अभी हमारे पास इंटरनली EMS और पूरा असेंबली और टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद का है। करंटली 2 SMT लाइंस हैं जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्लस हमारे पास 10 असेंबली लाइंस हैं जहाँ अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स हम असेंबल करते हैं, टेस्ट करते हैं, पैकेज करते हैं और फाइनल डिलीवरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ओके, तो EMS का मार्केट जिस तरीके से बढ़ रहा है आज के देश में, सोनम आप इसको कैसे देख रही हैं? बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में डोमेस्टिक स्तर पर कैसे देख रही हैं आप इसे? तो ये एक्चुअली काफ़ी फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, एंड कुछ रीजंस हैं जिस वजह से यहाँ पर बहुत बढ़ोतरी हो रही है। पहला ये कि इंडिया में अभी डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है, न सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स के लिए जिसका हमने काफ़ी सुना है किस तरह से कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई है, पर ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में, IoT में, मेडिकल डिवाइसेस में, इन सब जगह इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज़ की डिमांड बहुत बढ़ रही है, जिस वजह से इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी ग्रोथ हो रही है। दूसरा, अभी जिस तरह से ग्लोबली सप्लाई चेन्स डेवलप हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को चाहिए कि उनके पास भी काफ़ी ऑप्शंस हो, और सिर्फ लो क्वालिटी नहीं, लो कॉस्ट नहीं, बट बाकी कंपनीज़ भी ये देख रही हैं कि किस तरह से हम एक लार्ज स्केल पे क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड सप्लाई चेन बना सकते हैं, और वहाँ पर इंडिया का काफ़ी स्ट्रेंथ है, जिस वजह से काफ़ी डिमांड यहाँ बढ़ रही है। तीसरा चीज़ ये कि जो अभी पॉलिसीज़ भी डेवलप हो रही हैं वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए काफ़ी फेवरेबल है, तो जिस वजह से ये सारा ग्रोथ हम अभी देख पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात की सोनम। अब पहले आंसर में अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर अपनी राय रखी थी, टेक कैसे शेप कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी साथ ही क्लाइंट एक्सपीरियंस को? तो जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग स्केल होती है, कस्टमर का भी ये डिमांड होता है कि वो भी ये ट्रैक कर पाएँ कि किस तरह से किसी फैक्ट्री में चीज़ें चल रही हैं, कहाँ पर बॉटलनेक आ रहा है अगर कभी स्लो डाउन हुआ तो, और किस तरह से क्विकली कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो पाए। और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, राइट? और हम कई बार इन सब चीज़ों के बारे में सुनते रहते हैं। तो कितने क्विकली आप वो प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई कर पाएँ और उनको एड्रेस कर पाएँ, और एक रियल टाइम बेसिस पे ये ट्रैक कर पाएँ कि सप्लाई चेन में कौन सी चीज़ कहाँ चल रही है, ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में मॉडर्न प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को स्केल करने के लिए। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा बड़ा यूज़ केस बनता है। किस तरह से वो डिजिटलाइजेशन न सिर्फ बड़े फैक्ट्रीज़ तक लिमिटेड हो, पर छोटे फैक्ट्रीज़ के लिए भी अफोर्डेबल हो, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ। यहाँ पर हमने कुछ टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं खुद इन हाउस, और जैसे हमने अब खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया है, तो पहली चीज़ हम जो कर रहे हैं वही सेम टेक्नोलॉजी अपने फैक्ट्रीज़ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, नंबर्स की बात करते हैं सोनम। रेवेन्यू आपने कहा, आपने काफ़ी अग्रेसिव टारगेट रखे हैं, 100 करोड़ से सीधे 200 करोड़ डबल करने का टारगेट रखा है आपने। इसके पीछे के ग्रोथ लेवल्स कौन से दिख रहे हैं? आप कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको बूस्ट करेंगे? तो श्रेया, यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ये है कि जैसे जैसे हमने अपना बिजनेस मॉडल डेवलप किया है, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आज के तारीख में हमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्लीट बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशंस के लिए आ रही है। जहाँ आज से 2 साल पहले हमारा रेवेन्यू
20 से 30% इलेक्ट्रॉनिक्स पे होता था, आज 70% से ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स में है। और जिस तरह से वहाँ ग्रोथ आ रही है, उन्हीं ग्रोथ लेवर्स की वजह से और जिस तरह के क्लाइंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, ये सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये सिर्फ वन टाइम ऑर्डर्स नहीं हैं, बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और इस वजह से हमें ये कॉन्फिडेंस है कि अब हमारा रेवेन्यू काफ़ी प्रिडिक्टेबल है और एटलीस्ट अगले कुछ सालों तक हम इस तरह की ग्रोथ को टारगेट कर पाएंगे। एंड बिकॉज अब हमारा अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग पे और ज़्यादा कंट्रोल है, तो हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि किस स्पीड से और किस क्वालिटी से हम हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें। इंटरेस्टिंग सोनम। कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप ध्यान दे रही हैं, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, एरोस्पेस, डिफेंस, क्लीन टेक। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आपको कौन से स्पेसेस से नज़र आ रहा है आगे चलकर और ज़्यादा आपके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगी? तो आज की तारीख में दो सेक्टर्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। एक है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे ईवी रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि बैटरी पैक्स, चार्जर्स और बाकी ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स एक मेन सेक्टर है। दूसरा है इंडस्ट्री में आईओटी और वायरलेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो ये दो जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं आज हमारे रेवेन्यू के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। इसके साथ ही हमारा डेवलपमेंट मेडिकल डिवाइसेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ भी हो रहा है, पर मेडिकल डिवाइसेस जैसा सेक्टर वहाँ पे कंप्लायंसेस ज़्यादा होते हैं, तो जो डेवलपमेंट पीरियड होता है वो थोड़ा लंबा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम हमारा खुद का कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग पे बढ़ा रहे हैं और जिस तरह के प्रोसेसेस हमने सेटअप किए हैं, उस सेक्टर में भी हम आगे चल के काफ़ी तेज़ी देख पाएंगे। ओके, आपने मेंशन किया है कि 2026 यानी कि 2026 तक यूएस और यूरोप के मार्केट में भी आप एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रही हैं। वहाँ पर गो टू मार्केट क्या स्ट्रैटेजी होगी? और साथ ही इसी से जुड़ा मेरे एक और सवाल है, जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले डोमेस्टिक पॉलिसीज़ का जिक्र किया और ग्लोबल सिनेरियो जिस तरीके से बन रहा है टैरिफ्स को लेकर, ऐसे मूड माहौल में आपकी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है? तो हम आज से 12 से 18 महीने में एक्सपोर्ट्स की तरफ ध्यान देंगे। इनिशियली हमारी कोशिश यही रहेगी कि जिस कैपेसिटी में हम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी कैपेसिटी को यूज़ करके हम एक्सपोर्ट्स की शुरुआत करें, और जैसे जैसे हम वहाँ ग्रोथ देखेंगे तब हम इस तरफ ध्यान देंगे कि हम वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में कैसे इन्वेस्ट करें। पर इनिशियली कोशिश रहेगी कि इंडिया के थ्रू हम वो डिमांड को पूरा करेंगे और फिर आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे। जब बात आती है ग्लोबल सप्लाई चेन और ग्लोबल पॉलिसीज़ और टैरिफ्स जो हम देख रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, और अभी की तारीख में ये कह पाना कि किस तरह से सब कुछ शेप होगा बहुत मुश्किल है। पर एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की तरफ एक जगह देख रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड जो शेप हो रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उधर हम काफ़ी बुलिश हैं। और वो एक सेक्टर में नहीं, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, चाहे वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो, मेडिकल डिवाइसेस हो, इन सब सेक्टर्स में काफ़ी तेज़ी है। और जिस भी तरह से ग्लोबल टैरिफ्स शेप होंगे, एज लॉन्ग एज हमारी डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रॉन्ग है, हमारा फोकस रहेगा कि हम उस तरफ रेलेवेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें और वहाँ से हमारा काफ़ी स्केल आएगा। सोनम, हालांकि आप डिस्कस कर रही थी कैसे आप इन हाउस कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रही हैं टेक बेस्ड, लेकिन क्योंकि अब आप ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर बनने की ओर बढ़ रही हैं, तो डिज़ाइन साथ ही R&D कैपेबिलिटीज़ इन हाउस कैसे आप डेवलप कर रही हैं? जैसे जैसे हम ODM के पाथ पर जा रहे हैं, हम इन हाउस डिज़ाइन और R&D में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए हम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड इंजीनियरिंग टीम फॉर्म कर रहे हैं, न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में बट कंप्लीट प्रोडक्ट कैपेबिलिटी के लिए, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का इंटीग्रेशन हो सके। साथ ही फुल प्रोडक्ट कैसे डेवलप होगा, और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, हम एक प्लेटफॉर्म कैसे बना सके जहाँ पर हम IP ओन करें, हमारा कंट्रोल हो पूरे कंपोनेंट सिलेक्शन पर, और वो सेम IP के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व करें। इस तरह का प्लेटफॉर्म हम डेवलप करना चाहते हैं, और इससे हमें लगता है कि
इंडिया में ट्रू फॉर्म ODM कैपेबिलिटी जो हम कहते हैं कि आज की तारीख में काफ़ी वीक है, उस तरफ काफ़ी कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। ओके अब जब आपने सोनम 7 साल पहले कारखाना.io की शुरुआत की थी तब आप टोटली बूटस्ट्रैप थी या फिर आपने फंडिंग जुटाई थी? शुरुआत में हम बूटस्ट्रैप थे, और वहाँ पे मैंने खुद अपने सेविंग्स से शुरुआत की थी, बट जैसे जैसे हमने ग्रो किया और कस्टमर्स बढ़ाए तब हमें अच्छे इन्वेस्टमेंट्स लाने की कैपेबिलिटी आई। ओके आपने हाल फिलहाल में सीरीज ए फंडिंग भी जुटाई है, वो कैश कहाँ डिप्लॉय करेंगे आप? सो हमने दिसंबर 2023 में सीरीज ए फंडिंग रेज की थी, और उससे हमें लास्ट 1.5 साल में जो हमने ग्रोथ लाई है उस तरफ जो भी हमने रिसोर्सेज डेवलप किए हैं वहाँ हमने वो फंडिंग यूज़ किया है। और जैसे जैसे पूरा फंड आपने डिप्लॉय कर दिया कि अभी भी बाकी? नहीं, अभी भी बाकी है। और जैसे हम हमारा मैन्युफैक्चरिंग अब ग्रो कर रहे हैं उस तरफ भी हम हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल प्लस जो हमारा इंटरनल अक्रूवल्स होते हैं उसके तरफ उसके थ्रू हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ग्रो कर रहे हैं। ओके सोनम, मेक इन इंडिया और साथ साथ डिज़ाइन इन इंडिया में कैसे आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं? सो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम सिर्फ मेक इन इंडिया पे फोकस नहीं करना चाहते। हमारा गोल ये है कि हम डिज़ाइन इन इंडिया बिल्ट फॉर द ग्लोब सॉल्यूशंस डेवलप करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी खुद की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी में इन्वेस्ट करें, और हमें लगता है कि इसके थ्रू ऐसे कई प्रोडक्ट कैटेगरीज होंगी जहाँ पर हमें बाहर के देशों पे टेक्नोलॉजी के लिए रिलाई नहीं करना पड़ेगा। हम न सिर्फ इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे पर वो प्रोडक्ट्स इंडिया में ही डिज़ाइंड होंगे और उसका IP भी इंडिया में डेवलप होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन सोनम एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू श्रेया। आज का अलग अंदाज में ये शो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़।